तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश। दोस्तों जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया था आपको लोगों को कि जनवरी से पढ़ के कैसे 95 मार्क्स लाएं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो बनाई गई थी। अब वहां से मैंने एक बात कहा था कि अगले दिन से आपको एक अलग तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो 2-3 महीने आपका एग्जाम बचा हुआ है, ठीक है। 2-3 महीने, इस 2-3 महीने में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप 85 और 90 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बताने से नहीं होता है दोस्तों, वो सब कराने से भी होता है। तो मैं सब कुछ कराने वाला हूँ। बस आप लोग क्या कीजिएगा कि डेली वीडियोस को आप आराम से देखिए, नोट्स बनाइए और उन चीज़ों को याद करके जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। जैसे इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास के सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि आप लोग के दिमाग में एक थॉट भी उत्पन्न हो, यानी कि सभी मिक्सिंग, अगर मिक्सिंग कर देने पर दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। ये इतिहास का चैप्टर है। इतिहास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करने वाले हैं। बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम दोस्तों। अब नहीं पढ़ेंगे तब कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का, ठीक है। कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतनी सुविधा दी जा रही है आपसे, तो आपसे बढ़िया से आप पढ़िए। 2-3 महीने में इतना बढ़िया से तैयारी कर लीजिए कि आपका 85 अब 90% आ जाए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। लाइक करने से देखिए कितना लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइक कर लेते हैं तो हम लोग को उतना में ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर आपका यह है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये इतिहास का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन चारों के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। दोस्तों मैं दावा ठोक के कहता हूँ, 100% आपसे वादा करता हूँ कि अगर इस चैप्टर से अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहा है तो समझ लीजिए कि जिस वीडियो में जितना मैंने क्वेश्चन बताया उसके ही अंतर्गत रहेगा, 1% बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। इतना आप एकदम हमारे विश्वास कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 1 नंबर का आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, ठीक है। ये कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ, ठीक है, या उदय हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जूसेपे गैरिबाल्डी की, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो वो थी ऑटो वान बिस्मार्क की, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यहाँ पे है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। 1815, 1830, 1848, 1871। तो दोस्तों फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा सन 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों यह है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, इंग्लैंड से। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैंने 4 क्वेश्चन दिया बहुविकल्पीय का। अगर इस चैप्टर से अगर एग्जामिनर आपको बहुविकल्पीय में से क्वेश्चन देता है तो समझिए कि इन चारों में से ही रहेगा, अदरवाइज कोई नहीं रहेगा, ठीक है। आप इतना मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये चार्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा यह है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी की एकीकरण का सोपान पूर्ण हो गया, ठीक है। फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्टरलिच का युद्ध, कि आपका जोवले राइन का युद्ध। तो चलिए दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो का करेक्ट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस युद्ध में जर्मनी एकीकरण का सोपान पूर्ण हो गया। तो दोस्तों वो फ्रांस
प्रसा युद्ध में, ठीक है, फ्रांस प्रसा युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, गैरिबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, कि रूस की राज्य क्रांति से। तो गैरिबाल्डी दोस्तों इटली के एकीकरण से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन दोस्तों यह है, निम्नलिखित में से किसने इटली की एकीकरण को संभव बनाया? मेज़नी, गैरिबाल्डी, कावूर, ये सभी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो मेज़नी ने भी, गैरिबाल्डी ने भी, या कावूर, तीनों ने संभव इसे बनाया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो चुका होगा, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में। तो प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट सन 1871, जनवरी 1831 में घोषित किया गया, ठीक है। तो यह 8 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय के हैं, ठीक है। अगर बहुविकल्पीय इस चैप्टर से आता है तो इस 8 में से ही आने वाले हैं, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो बहुविकल्पीय इस चैप्टर का आपका क्लियर होता हुआ, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे और याद करेंगे भी। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का आता है, ठीक है। तो चलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको हम डिस्कस कर ले तो उसका आंसर सहित, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यह है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो आप उत्तर में देंगे फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं 2 परिणाम? तो चलिए पहला परिणाम देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। यह पहला इसका परिणाम है। दूसरा परिणाम दोस्तों यह है, फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नई फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा, ठीक है। तो इसे आपको नोट करना है, ये तो नोट किसी कीमत पे करना है क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मौका कभी आपको नहीं मिलेगा, ना कोई किसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मैं सभी सब्जेक्ट का इसी तरह पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए, आगे बेहतर तैयारी कर पाएँ आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? ठीक है, देखिए या तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, या तो आपसे ऐसे पूछेगा जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको उत्तर देना है इसका, बहुत ही अच्छे से आप उत्तर इसका दे पाएंगे। कैसे? 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो किसको सम्राट घोषित किया था दोस्तों? तो विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर इस प्रकार आपको लिखना है, मैंने पढ़ के सुना दिया, आप सिर्फ आपको नोट करना है और एग्जाम हॉल में तैयार करके किसी कीमत पे जाना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो उत्तर आप देंगे 1871 ईस्वी में प्रसा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, जिसको अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, विलियम प्रथम को जर्मनी के सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसे आप नोट कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका कि 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो उत्तर में आपको दोस्तों इसको यह लिखना है कि 1832 ईस्वी कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, तो यह उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर चौथे को आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं।
कि 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए उसका उत्तर लिखना है। 1815 ईस्वी के बाद 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य आवश्यक रूप से राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना था। क्या उनका मुख्य उद्देश्य था तो राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना इनका मुख्य उद्देश्य था सन 1815 ईस्वी के बाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6वां के। क्वेश्चन नंबर 6वां है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे अच्छे ढंग से कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण नए मध्य वर्ग का उदय तथा उत्तरवादी विचारधारा का प्रसार था। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6वें का उत्तर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, इटली का एकीकरण कब हुआ था। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो आपको उत्तर देना है इसमें कि संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इतावली राज्यों को सर्वसम्पत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया, रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इस तरह इटली का एकीकरण 1831 ईस्वी में हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो दोस्तों यह थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, अगर आते हैं तो 7 में से ही आएंगे अन्यथा नहीं आएंगे। ठीक है, इतना आप 100% मान के चलिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपका 7वां भी क्लियर हो चुका होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब हम पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न आपका पूछता है 3 अंक का। ठीक है, तो चलिए 3 अंक का आप तैयार हम लोग कर लेते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो पहला क्वेश्चन यह है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। देखिए संक्षेप में, भाई 3 नंबर दिया तो आपको लिखना तो पड़ेगा, ये तो बात एकदम ध्यान में रखिए। ठीक है, तो कह रहा है कि संक्षेप में पता लगाइए। तो उत्तर आपको देना है 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मन में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थीं। 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली थी। जर्मन के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्न थीं। तो कौन कौन सी निम्न थी घटनाएं इनकी, तो चलिए आपको नोट कीजिए इसको। तो पहली है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। भाई 3 नंबर का है तो लिखना तो पड़ेगा किसी के मत पे आपको। ठीक है, 8 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई। ठीक है, अब चलिए इसका और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी, वो उसी का बचा हुआ पॉइंट था। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य ने बल दिया। देखिए दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिएगा कि बड़ा क्वेश्चन हम याद क्या करें। भाई 3 नंबर का आएगा, आपको 100% 3 नंबर का पूछेगा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, किसी कीमत पे करना पड़ेगा। तो जितना हम मेहनत करके लिखे उतना मेहनत से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम भाई टारगेट दिए हैं कि 85 और 90, तो भाई हम उतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, आपके लिए ही ये सब किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए और याद करना पड़ेगा किसी कीमत पे, भाई बता दे रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न का, ये भी 3 नंबर का पूछता है ना, तो चलिए देखते हैं, ये भी बड़ा ही होगा। फ्रांसीसी लोगों के बीच
सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सोचिए, समझिए और याद कीजिए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने आरंभ से ही ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सके। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। भाई कौन कौन से कदम उठाए गए, तो पॉइंट वाइज हम पढ़ते हैं इसको। तो पितृभूमि तथा नागरिक जैसी विचारधारा ने संयुक्त समुदाय पर बल दिया। इस एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है। दूसरा इसका है कदम क्या उठाए थे भाई, नया तिरंगा चुना गया तथा इसे पूर्व राष्ट्रीय ध्वज का स्थान दिया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। इसका नाम परिवर्तित कर नेशनल असेंबली कर दिया गया। शहीदों का गुणगान किया गया। नई स्तुतियां रची गई तथा शपथ ली गई। यह सभी राष्ट्र के नाम पर की गई। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है भाई। चलिए अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट है कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई जिसके तहत अपने भू भाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। और लास्ट पॉइंट लिखना है इसमें आपको, आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार नापने की एक समान व्यवस्था भी स्थापित की गई। पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली या लिखी जाती है वही राष्ट्र की संयुक्त भाषा बन गई और क्षेत्रीय बोलियों को हस्तोहित किया गया। भाई 3 नंबर का इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। एग्जामिनर पागल थोड़ी है कि आपको 2-3 लाइन लिख देंगे आपको 3 नंबर दे देगा। इतना लिखेंगे तभी 3 नंबर मिलेगा, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। इससे थोड़ा कम लिखेंगे तो नंबर कट ऑफ होने वाले हैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। तो इसे नोट करना है और इतना याद करके जाइएगा। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी उसी का है, तो भाई बड़ा तो ही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। ठीक है। यह क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ किस प्रकार आपको लिखना है, क्या बदलाव किए नेपोलियन ने। तो अपने शासन वाले क्षेत्रों के शासन को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्न बदलाव किए गए थे। भाई कौन कौन बदलाव किए, चलिए इसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो चलिए पहला में कि नेपोलियन संहिता द्वारा जन्म पर आधारित विषाधिकार समाप्त कर दिए गए तथा इनके स्थान पर कानून के समझ, बराबरी और संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। और दूसरा आपको है, सभी क्षेत्रों में समान कर व्यवस्था लागू की गई। कलाकारों, विद्वानों और देश भक्तों को सम्मानित किया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। ठीक है। तो ये भाई पूछा था कि क्या बदलाव किए गए थे, ये 2 बदलाव किए गए थे। ठीक है। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन क्या बदलाव किया, तो यह किया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको कंफर्म क्लियर हो चुका होगा अच्छी तरह से। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा उसी का है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, मेथसिनी ने, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। ठीक है। मेथसिनी ने यह किस प्रकार महसूस किया कि स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण एक आवश्यकता कदम है। व्याख्या कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा हूँ, खुद एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यह। तो उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा, जूसेपे मेथसिनी इटली की एक प्रमुख क्रांतिकारी था। मेथसिनी में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। किनकी स्थापना की, 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। कौन कौन सा, तो पहला मांसेई में यंग इटली और दूसरा वर्न में यंग यूरोप, जिसके समुदाय पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेथसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेथसिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेथसिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने
उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो यह क्वेश्चन नंबर चौथा का उत्तर एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको भाई। देखिए मैं पढ़ के इसलिए सुना भाई, आप पढ़ना पड़ेगा, आप लोग को समझना पड़ेगा, इतना लिखेंगे तभी 3 नंबर मिलेगा। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे आज से, ठीक है। तो अब साइंस का आएगा, आपका इंग्लिश का आएगा, मैथ का भी मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। हम आपके साथ हैं, ठीक है, पूरी एग्जाम तक। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। 3 नंबर का है तो लिखना तो पड़ेगा, 2 लाइन थोड़ी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर होगा तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों यह है कि मारियाना और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ठीक है। तो मारियाना और जर्मेनिया के बारे में बताना है, तो चलिए मारियाना हेडिंग डालना है आपको, इसमें लिखना है यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है जिसे फ्रांस ने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करने के लिए नारी रूप में चित्रित किया। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। मरियाना की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता एवं प्रतीक का स्मरण होता रहे। मरियाना के चित्र सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित किए गए, ठीक है। तो ये मरियाना के बारे में आपको इतना सुंदर ढंग से लिख देना है। फिर आप हेडिंग डालना है जर्मेनिया, ठीक है। जर्मेनिया के बारे में पढ़ेंगे। यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जर्मेनिया के प्रत्येक साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह बल्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, जिसे जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अंकित है जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्र, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। तो दोस्तों यह था आपका मरियाना और जर्मेनिया के बारे में लिखना था, तो आप इस तरह आप लिख देंगे। बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पहले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसमें से आने वाले हैं। समझ लीजिए कि नंबर आपके पक्के हैं पूरे, ठीक है। आप बस बढ़िया से तैयारी करते रहिए, नहीं आएगा 85 तो हमसे कहिएगा, ठीक है। बस आपको ईमानदारी से इन प्रश्नों को तैयार करके एग्जाम हॉल में बैठिए, फिर देखिए तमाशा। क्वेश्चन नंबर 5वां तैयार हो गया। तो यह था आपका लघु उत्तरी। अब लास्ट आपका पॉइंट बचा है दीर्घ उत्तरी, ठीक है। तो चलिए अब दीर्घ उत्तरी हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों दीर्घ उत्तरी पढ़ते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको 6 अंक का पूछेगा। अब बच्चे तब 3 अंक का था तो 1 पेज में था, तो 6 अंक का तो 2 पेज में। तो जानते हैं दोस्तों लिखना बहुत ज़्यादा संभव नहीं, कितना हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बता दे रहा हूँ। आप लोग विद्या क्वेश्चन से या किताब से ढूंढकर आप लोग ईमानदारी से लिख लीजिएगा, ईमानदारी से, क्योंकि भाई 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो ईमानदारी से आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का अगर जवाब नहीं मिलता है तो कमेंट कर दीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन का मैं बता दूंगा, यानी कि पूरा ही पूछने लगे। 1-2 क्वेश्चन का अगर नहीं मिलता है मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए एवं राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, इसे तैयार करके जाना है किसी कीमत पे एग्जाम हॉल में। दूसरा है इटली की एकीकरण में मेज़िनी, काउर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपको लिख लीजिए इसे खोज के, या तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है या तो आप इस प्रकार पूछ सकता है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन देगा या तो या दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देगा। आप इसका मतलब दोनों का क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है इसमें कि यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। या तो आपको ये क्वेश्चन देगा या तो अथवा करके मतलब या तो ये आपको दे सकता है कि यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में संस्कृति की क्या भूमिका थी, व्याख्या करें। तो कुछ भी दे आपको उसी ढंग से आपको लिखना है, ठीक है। तो ईमानदारी से 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का, जो 6 अंक आपको दिलाएंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। 1-8 क्वेश्चन नहीं मिलता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका कोशिश कीजिएगा। आप देखिए यहाँ से आपका पहला चैप्टर एकदम बिल्कुल कंप्लीट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पूरा कंप्लीट, इसमें से आएंगे कोई नहीं होगा। अब हम अगले दिन दूसरा का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस तरह सारी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिलती रहेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और बेहतर तैयारी कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल का नाम रोशन कीजिए, और मेरा ये न्यू चैनल अभी बना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस पर जुड़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट तो करते रहिए तुम धनाधन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।